सेकंड हैंड में ना कई तरह की फ्रॉड है। एक तो ओनरशिप का है, आपको बोलेंगे सर फर्स्ट ओनर है, आप सेकंड ओनर बनोगे। हो सकता है कि बीच में 3-4 ओनर्स का डाटा ही गायब हो गया हो। पुरानी खरीदनी है तो टोयोटा की खरीद लेना। देखो 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी डिमांड अलग लेवल है। पहली स्विफ्ट, दूसरा पड़ाव है क्रेटा, तीसरी फॉर्च्यूनर। जो कहते हैं ना गलती बार बार करता है वो होंडा है, और वो गलती करता है लेट होने की। वो डीजल सेगमेंट में जब एंटर हुए तब मारुति डीजल सेगमेंट से बाहर निकल रही थी। हाँ तो भाई दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक्स पर बातें करते रहते हैं, आपके लिए पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं। हमारे लिए भी पहली बार एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल एक्साइटिंग होने वाला है ये हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कार्स के बारे में। जो भी इंडियन कार मार्केट में हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, और भी जो बाहर की कार्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसके लिए हमने बुलाया है गौरव यादव भाई को। भाई जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। स्वागत है जी राव साहब के। राव साहब जी हमारे 12-13 साल से गाड़ियों की खोजबीन में लगे हुए हैं, रिव्यू करते हैं और डिटेल में बातें करते हैं अपने चैनल पे। तो भाई बताओ क्या चल रहा है आजकल गाड़ियों के मार्केट में, क्या चल रहा है और कौन सी गाड़ी इस टाइम हिट चल रही हैं? इंडियन ऑडियंस कौन सी गाड़ी को पसंद कर रही है आजकल? यार गाड़ियां तो सारी बढ़िया चल रही हैं, बट जो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास क्वेरीज आ रही है ना, फॉर्च्यूनर कब आएगी? सबको फॉर्च्यूनर हाइब्रिड आ रही है, तो सबसे ज़्यादा क्वेरीज उसकी हैं। तो सबसे पहले तो वही एक जवाब देता हूँ मैं कि थोड़े दिन बाद एक डीजल हाइब्रिड, पहले डीजल हाइब्रिड आती थी जो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन के साथ में आती थी, तो कंपनी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब थोड़े दिन बाद दोबारा उसको लॉन्च कर रही है, डीजल के अंदर ही आनी है, बट अगले साल पेट्रोल के अंदर फॉर्च्यूनर हाइब्रिड न्यू जनरेशन आ जाएगी। और अभी भी कोई हाल ही में कोई नया वेरिएंट आने वाला है इसका फॉर्च्यूनर? अभी डीजल हाइब्रिड आएगा करंट मॉडल के अंदर ही, मामूली से 2-4 फीचर्स ऊपर नीचे होंगे, बट अगले साल, क्योंकि टोयोटा आमतौर पर 10 साल में अपनी गाड़ियों का एक न्यू जनरेशन लेकर आता है, और 2015-16 में आई थी ये वाली फॉर्च्यूनर जो करंट जनरेशन है। हाँ। तो 2026 में ड्यू होगी, और पेट्रोल हाइब्रिड है तो वो 2026 में फेब या मार्च के आसपास आने की उम्मीद है। और भाई वैसे फॉर्च्यूनर के साथ हमेशा कंपेयर किया जाता है एंडेवर को, कि एंडेवर भी आएगी। बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं, रील्स भी हमने देखी हैं कि इंडियन मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगी, ये बताओ। बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं। तो आप बताओ कि आएगी एंडेवर, आएगी या नहीं? एंडेवर नहीं आएगी। फोर्ड बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के यहाँ से इंडिया से निकला है, और अभी वो सर्विस उनको देनी है जो गाड़ियाँ उन्होंने बेची थी। 10 साल के आसपास का एक किसी भी मैन्युफैक्चरर का वो रहता है कि उनको बंद करने के बाद कंपनी 10 साल तक आपको आफ्टर सेल सपोर्ट देना होता है। तो अभी उसी टाइम पीरियड को पूरा कर रहे हैं। वापस आने का कोई सवाल नहीं है फोर्ड का। फोर्ड ऐसे गई क्यों इंडिया से? मार्केट रिसर्च में कहीं ना कहीं वो लोग पीछे रह गए। अच्छा। जो प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट मांग रही थी उसको वो सप्लाई नहीं कर पाए, और धीरे धीरे कोरियंस एंड जैपनीज जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनसे आगे चले गए। सेल्स डाउन होने लग गई, डीलरशिप्स भी बंद होने लग गई, और बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पाते। फोर्ड क्या, बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड्स जिन्होंने, जीएम भी गई है, हाँ, फोर्ड भी गई है, और काफ़ी सारी मार्केट्स को छोड़कर निकले हैं लोग। पर इंडिया में भाई आपके हिसाब से, जैसे हम बात भी कर रहे थे ऑफ कैमरा, चाइना एक बहुत ही क्रेजी कार मार्केट, कार की मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे हैं, वैरायटी बहुत सारी है। यूएस की मैं आपको बता रहा था, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। इंडिया में ऐसा क्यों है कि गिन के हम 10 ब्रांड उंगलियों पे गिन सकते हैं, इन्हीं की गाड़ियाँ इतने सालों से हम देख रहे हैं? ये है इंडिया में क्या है ना कि आप एक एंट्री बैरियर है ऑटोमोबाइल में। चाइना में एंट्री बैरियर नहीं है। वहाँ पर इंडिया में हमारे पास मानो 150 कार मॉडल्स हैं, चाइना में अराउंड 300 कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, और हर मैन्युफैक्चरर की 15 से 20 मॉडल्स हैं। आपको डिजिटल दुनिया में वो कार्स की फ़ोटोज़ भी नहीं दिखेंगी जो वहाँ पे सड़कों पे घूम रही हैं। मैं आज से कुछ 5-6 साल पहले, मैं 2-3 बार जा चुका हूँ चाइना में। 5-6 साल पहले मैं SAIC जिनका ये MG ब्रांड है, उनके चाइना वाले जो प्रोविंग ग्राउंड जहाँ पे कारों की टेस्टिंग होती है वहाँ पर गया था। तो अपने यहाँ पे आमतौर पर किसी भी कार ब्रांड की जब गाड़ी लॉन्च हो रही होती है ना, तो R&D में आपको 2 या 3 मॉडल दिखते हैं जिन पे R&D चल रही है। उनको लॉन्च होने के बाद फिर वो 2-3 गाड़ियों के ऊपर काम करते हैं। वहाँ पे 150 से 200 गाड़ियाँ अलग अलग बॉडी स्टाइल की, फुली रैप जो होती है ना, जो हम टेस्टिंग करते हैं, 150 से 200 गाड़ियाँ एक टाइम पर उन पे R&D चल रही है। वो लॉन्च होने वाली थी मार्केट के अंदर। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। पर इंडिया में क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते? एंट्री बैरियर है ना इंडिया के अंदर। आने नहीं देते हम जैसे BYD आना चाह रहा है, तो फैक्ट्री लगाना भी चाह रहा है, पैसे भी लेकर आना चाह रहे हैं, बट
हमारे थोड़े से जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उसकी वजह से हमारा एक एंट्री बैरियर है चाइनीज़ के ऊपर। और अगर चाइनीज़ आ गए तो कहीं ना कहीं फिर हमारे जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनकी भी वही हालत होगी जो फोर्ड की हुई है। जैसे फोर्ड यूएस का ब्रांड था, इंडिया से गया है, तो यहाँ वाले ब्रांड उसको नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम इंडिया बाहर के ब्रांड्स को कम प्रेफर करते कम हैं। प्रेफर कर रहे हैं स्पेशली चाइना को। भाई फोर्ड जैसी कंपनी यहाँ पर टिक क्यों नहीं पाती? ऐसे एक टाइम था फोर्ड ने बहुत नाम बना रहे थे, एंडेवर इतनी बिकी थी उनकी यार, लेकिन फिर भी इतना स्पेस बनाने के बाद भी एकदम ही गायब क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो जाता? कोई कंपनी चली जाती है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बहुत लंबा खींचा है उन्होंने, एंडेवर को बहुत लंबा खींचा है, टाइम से अपडेट नहीं आ पाया। इको स्पोर्ट भी बहुत चली है इको स्पोर्ट भी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी थी वो इंडिया के अंदर। रेनो की डस्टर पहली कॉम्पैक्ट अपना मिड साइज एसयूवी थी और इको स्पोर्ट पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी थी। उस टाइम पर मारुति के पास में कोई एसयूवी नहीं थी। मारुति, hyundai, इको स्पोर्ट आने के 5 साल के बाद आई उस सेगमेंट के अंदर। ब्रेजा 2016 में आई, क्रेटा 2016-17 में आई, वो 5 साल के बाद एंटर हुए हैं और उसके बाद भी प्रोडक्ट उनके आते रहे। फोर्ड कहीं ना कहीं रुक गया, इको स्पोर्ट, फीगो, एस्पायर एंड एंडेवर 4 गाड़ियों के ऊपर रुक गया और उनकी मार्केट धीरे धीरे डाउन होने लग गई थी। आप सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। टोयोटा ने भी अगर आपने देखा हो तो उनके पास 2-3 प्रोडक्ट ही थे, बट उन्होंने मारुति से टाई अप किया, बलिनो को ग्लेंजा के रूप में, ऐसे अर्टिगा को लेकर आए हैं अपने नाम के साथ में। तो गाड़ियाँ बिक रही हैं, 25-30 हज़ार गाड़ियाँ बेचने लग गए वो। और डीलर अगर खुश है ना, उसको अगर पैसा आ रहा है, उसकी कमाई हो रही है ना, तो ब्रांड सर्वाइव करेगा। पर भाई ये जो कोलैब हुआ है जैसे मारुति सुजुकी और टोयोटा का, ये ऐसा लगता नहीं कि भाई क्यों ही हुआ है क्योंकि सेम ही तरीके के मॉडल दिख रहे हैं, उसी को ही हाइब्रिड कर दिया, या ऐसा होता कि कुछ नए और अच्छे बेटर मॉडल्स आ रहे हैं या वेरिएंट्स नए आ रहे हैं, उसी का नाम ग्लांजा कर दिया बलिनो का? मैं ये आपको थोड़ा वही बता रहा था अभी कि डीलर जो गाड़ी बेच रहा है, हाँ मेन बिजनेस कहाँ से आता है गाड़ी का? डीलरशिप से। अगर डीलर नहीं बेच पा रहा, अगर उससे खर्चा नहीं निकल पा रहा उन कार्स को बेचकर, अगर टोयोटा की सिर्फ आप बात करें अभी, इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर 2 ही गाड़ियाँ अच्छी बिक रही हैं जो टोयोटा की खुद की गाड़ियाँ हैं। फॉर्च्यूनर बिकती 3,000, इनोवा बिकती है 7,000, टोटल हुई 10,000 गाड़ियाँ। डीलर्स हैं 400 से 500। अगर हर डीलर को 40-50 गाड़ियाँ ही बेचनी है तो वो कैसे भी करके बिजनेस को नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो इसलिए पहले टोयोटा का प्लान था कि वो एक कॉम्पैक्ट कंपनी लॉन्च करेगा, कॉम्पैक्ट कार्स की। टोयोटा टीसी के नाम से उन्होंने ट्रेडमार्क भी अप्लाई कर दिया था इंडिया के अंदर कि हम एक कंपनी लेकर आएंगे जिसमें दाइत्सुन का एक ब्रांड है, उनकी गाड़ियों को हम इंडिया में बनाकर बेचेंगे। बट ये पूरा टोयोटा सुजुकी का जापान के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू एक काफ़ी बड़ा इनकम है जापान की, तो इन्होंने आपस में फिर कोलैब किया कि आपको गाड़ियाँ हम बना कर देंगे, आप इनको बेचिए, ताकि डीलर तो खुश रहे कम से कम। अब डीलर खुश हैं कि भाई गाड़ियाँ बिक रही हैं 250-300 महीने की, हमें पैसा आ रहा है। अब क्या फ़र्क पड़ रहा है डीलर मारुति का है टोयोटा का, अल्टीमेटली डीलर है। तो वो सर्वाइव कर गया, इसलिए उनकी गाड़ियाँ 30,000 बिकने लग गई। हाँ, और लोग भी ले ही रहे हैं। लोग तो ले ही रहे हैं, लोगों को तो बेस से मतलब नहीं है, उनको पता है 10 लाख में यही आएगा, तो वही मिलना है, चाहे मारुति से ले ले चाहे टोयोटा से ले ले, मिलना वही है। भाई अभी हम फॉर्च्यूनर की बात कर रहे थे, फॉर्च्यूनर से आज की डेट में एमजी ग्लॉस्टर को भी कंपेयर करा जाता है, तो एमजी को आप कैसे देखते हो? या इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि अगर वो जा रहा है 40-50 लाख की रेंज में और ले रहा है गाड़ी, तो ग्लॉस्टर वर्सेस फॉर्च्यूनर में आप क्या कहोगे? देखो, ग्लॉस्टर साइज़ में, फीचर्स में, प्राइस में, हर मामले में फॉर्च्यूनर से ऊपर है। लोगों को सेगमेंट में गाड़ी नहीं चाहिए, लोगों को सेगमेंट में फॉर्च्यूनर चाहिए। सही बात है। मतलब वो ऐसा नहीं बोलते कि यार हमें गाड़ी लेनी है 50 लाख की, वो कहते हैं फॉर्च्यूनर लेनी, कितने की आएगी ये बताओ। भाई फॉर्च्यूनर जेन्युइनली सही में लुक वाइज अगर मैं बताऊं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो सही में अच्छी लगती है, बट जैसे ग्लॉस्टर को मैं देखूं तो वो थोड़ा ढोबरा टाइप लगता है कि भाई एक बड़ा वो चल रहा है कंटेनर। ढोबरा तो नहीं, बट ये है कि वो थोड़ी सी फैंसी साइड है। हाँ, थोड़ी सी फैंसी साइड है, मतलब वो उसकी जो डायमेंशंस हैं ग्लॉस्टर की, वो प्राडो लैंड क्रूजर की साइज की है। वो 5100 लगभग मिलीमीटर की लंबाई है, हाँ, विड्थ में प्राडो से बड़ी है, तो उस साइज की गाड़ी को उन्होंने फॉर्च्यूनर के प्राइस में लॉन्च किया है। और टोयोटा का क्या है ना, टोयोटा को पसंद नहीं कि उसकी प्राइस में कोई एंटर करे। तो जब ग्लॉस्टर लॉन्च हुई थी ना, तो मुझे याद है प्राइस उन्होंने फॉर्च्यूनर के बिल्कुल आसपास रखा था। तो अब यार दोस्त हमारे भी जर्नलिस्ट हैं ही, बोला यार अब तो फॉर्च्यूनर कैसे बिकेगी इस पैसे में, और इतने सारे फीचर्स, साइज़ भी बड़ी, सब कुछ। मैं बोला 3 दिन में प्रेस रिलीज आ जाएगी। टोयोटा अपनी गाड़ी का प्राइस बोला कितना कम करेगा, मैं कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। फटाफट 3 लाख रुपए बढ़ा दिया उन्होंने। कुछ नहीं करा उन्होंने, ना फीचर्स ऐड करे ना कुछ करा, उन्होंने गैप रखा कि ग्लॉस्टर और फॉर्च्यूनर में प्राइस डिफरेंस 3 लाख का है। अब आप लेने जाओगे, अच्छा ग्लॉस्टर तो 42 की आ रही है, फॉर्च्यूनर 45 की हो गई।
सोचो तो वो कैसे माइंडसेट के साथ खेलते हैं ना कि उन्होंने प्रीमियमनेस बनाकर रखी है हाँ हमेशा से माइंड में। एंडेवर के टाइम भी यही होता था। एंडेवर एक टाइम पे ऐसा लगता था भाई बहुत ज़्यादा बिकने लग गई, उस टाइम उन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दिया, डिस्काउंट नहीं दिया, प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो माइंड में ये आ जाता है वो महंगी है। करेक्ट। तो कुछ तो कारण कुछ है तो कि वो अलग है महंगी उसमें जो वो महंगी है। महंगी है। बट अगर ड्यूरेबिलिटी और वैसे कंपेयर करा जाए अंदर से और मतलब कंपनी वाइज भी कंपेयर करा जाए तो कौन सी बेटर है? टोयोटा हिलती नहीं है 15 साल 20 साल 25 साल नहीं हिलेगी। वो इतनी ठोस गाड़ी है ना, फीचर्स कम है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही कम है। अब ऐसा क्यों भाई टोयोटा फीचर्स कम देता है? देता ही नहीं है उसको, पता नहीं वो पुरानी माइंडसेट है 50 साल से कि यार हमारी गाड़ियों में मतलब जितना कम मैकेनिकल जितना कम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होंगे ना उतना बढ़िया रहेगा। वो देते ही नहीं है फीचर्स। उनको ठोस गाड़ी चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी वाली चाहिए। अब उनको ये थोड़ी पता है इंडिया में 10 साल के बाद आप चला ही नहीं सकते। तो उतनी ड्यूरेबल मत दो ना भैया। तो वो इनोवा लेके आए ना अपना हाई क्रॉस, वो उतनी ड्यूरेबल नहीं है। आपको 2-4 महीने बाद वो डोर्स के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है हाई क्रॉस के। क्रिस्टा में नहीं आती, हाई क्रॉस में आती है। तो थोड़ी सी वो कमज़ोर होने लगी हैं उनकी गाड़ियाँ। और भाई जैसे किलोमीटर्स की बात करें तो जैसे फॉर्च्यूनर या टोयोटा की गाड़ियाँ 1 लाख प्लस चल गई, और जैसे MG है उसके कंपैरिजन में जो अदर गाड़ियाँ हैं वो 1 लाख प्लस या इस पे चले तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा ड्राइविंग में, और फ़र्क आ जाएगा बिल्कुल। टोयोटा की गाड़ियाँ ज़्यादा ड्यूरेबल है, फ़र्क आ जाए। मैं अपना जो लैंड क्रूजर प्राडो थी मेरे पास, अभी मैंने सेल की है, 1,06,000 चल गई थी। और उसकी डिमांड देखी मैंने, मतलब लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि 1,06,000 चली गई। पहले इसका कुछ नहीं होना, 5 लाख 6 लाख चल जाएगी आराम से। और जो मैंने पैसा मांगा उस पैसे में मेरी गाड़ी बिक गई। अच्छा। और वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसे लगता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कि यार ये ख़त्म हो गई, 1 लाख चल गई, क्या ही बचा है। कभी टर्बो मांग लेना, कभी क्लच, कभी कुछ, तो वो खर्चे आने लग जाते हैं बाकी गाड़ियों में। तो ये हर मामले में सॉर्टेड है टोयोटा वाले। रीसेल वैल्यू की अगर बात की जाए तो कौन सी ब्रांड की गाड़ियाँ आपको लगता है कि हाँ बढ़िया वैल्यू देखा जाए? यार टोयोटा ना एक इन्वेस्टमेंट है। आपको फन करना है, 3-4 साल आप गाड़ी चलाओ, आपने 50 लाख की आज जो गाड़ी खरीदी है, आपकी 4 साल के बाद वो 45 लाख की बिक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 50 की आज खरीदी है ना, वो 4 साल के बाद हो सकता है 65 लाख की हो। मेरे साथ यही हुआ। फॉर्च्यूनर मैंने ली थी 43 लाख में, मैंने 3 साल चलाई, मेरी 40 की गई है। बट वो जो 43 वाली थी वो 53 की हो गई है। प्राइस उसका इंक्रीज हो गया, तो वहाँ पे नुकसान कम होता है। इन्वेस्टमेंट है एक तरीके की। आपको कभी पैसा बेच चाहिए ना, अर्जेंट है, गाड़ी आपके पास है, आप डीलर पे मत जाओ, आप एक पोस्ट डाल दो OLX पे, गाड़ी बेचनी, शाम तो कोई ना कोई पैसा पकड़ा जाएगा आपको। हैंड टू हैंड टोयोटा का ये बेनिफिट है। ये सही है, सिर्फ 3 लाख कम हुए हैं भाई एक तरीके से, इतने टाइम वैसे चलाई देखो भी। तो 13 लाख कम हो गए। भाई जीप की गाड़ियाँ भी बहुत चर्चे में आ रही हैं इंडियन मार्केट में। जीप, मेरिडियन हो गया, फिर और भी जितनी भी गाड़ियाँ हैं। और कुछ लोग अगर फॉर्च्यूनर लेने निकलते हैं, कुछ लोग जो थोड़ा डाइसी रहते हैं, लूँ या ना लूँ, वो जीप मेरिडियन भी करते हैं बिकॉज की थोड़ी लग्जरी ज़्यादा है, फीचर ज़्यादा है, प्राइस में हल्की सी कम है। तो आपका क्या टेक है इस पर? जीप कैसे लगती है नहीं, आपको? जीप और ये सब स्ट्रगलिंग ब्रांड है। जीप, सिट्रोएन वगैरह काफ़ी स्ट्रगलिंग ब्रांड है और बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं बेच पा रहे हैं। 150-200 गाड़ियाँ बिक रही हैं टोटली। और वो ठीक है कि जब आप शोरूम पर जाते हो तो आप पहले आपको बोलेंगे 40 लाख की गाड़ी है सर, 6-7 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के चक्कर में कुछ गाड़ियाँ बिक रही हैं, अच्छा। मोटा डिस्काउंट। और अभी तो ऐसा डिस्काउंट चल रहा है कि आपको 70 लाख की गाड़ी में 20 लाख का डिस्काउंट। अच्छा। किया EV6 70 लाख ऑन रोड, 20 से 21 लाख रुपए का डिस्काउंट है। अभी लॉन्च हुई 2 महीने पहले, मैंने भी खरीदी है। ठीक है, तो 20 लाख रुपए का डिस्काउंट। इतना ड्रॉप क्यों दे रहे हैं वैसे? EV है पहली बात, और वो गाड़ी आप चला लोगे ना, फैन हो जाओगे उस गाड़ी के। ऐसी गाड़ी है, ऑल व्हील ड्राइव, 326 bhp, 500 किलोमीटर की रेंज, कंफर्ट, क्वालिटी, CBU कोरिया से बनकर आ रही है, सब कुछ है। बट इंडिया में बेचने के लिए ना, क्या तो प्राइसिंग बहुत सही रखना पड़ेगा, बट उस पर टैक्स इतना है कि आप उसको उससे कम कर नहीं सकते। हाँ, कुछ गाड़ियाँ ऐसी इतनी महंगी है कि आप अगर उसको सस्ती बेचोगे ना, आप अगर खुद लॉस दिखाओगे तो वो कहीं ना कहीं वो डंपिंग हो गया। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगती है काफ़ी सारे मार्केट्स में, काफ़ी सारे ब्रांड्स के ऊपर, वो इसलिए लगती है कि भी आप उससे सस्ती नहीं बेच सकते जिससे आपने बनाई है। करेक्ट। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी तो आप पे नहीं करोगे, तो वो डिस्काउंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्रांड को लग रहा है ठीक है यार 100 गाड़ियाँ बेचनी है, डिस्काउंट में बेच दो। उस गाड़ी की वजह से मार्केट बनती है, ब्रांडिंग होती है कि रोड के ऊपर किया कि 70 लाख की गाड़ी चल रही है। तो सेल्टोस और सोनेट या क्लेविस या कैरेंस बेचने में ब्रांड को थोड़ी सी आसानी हो जाती है। हाँ। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का मार्केटिंग फंडा है। किया कैसा है वैसे ब्रांड भाई, अगर कोई सोच रहा है अपने लिए लेने के लिए? किया इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसको स्टडी करके ना, कोई नया ब्रांड अगर एंटर होने वाला है ना, तो वो सक्सेस पा सकता है। ये पहला ब्रांड है जो 4 साल 5 साल में स्टेब्लिश हो गया आते ही। और किया की वजह से
आज जो हम बैठे हैं ना गाड़ियों में, जो हम फीचर्स ढूंढ रहे हैं वो किया की वजह से। सही बात। पहले फीचर्स नहीं आते थे, क्रेटा में फीचर्स नहीं आते थे, ग्रैंड विटारा अगर हम कोई फीचर्स, सेल्टोस जब आई थी ना, वो ऐसी गाड़ी थी, वो 1 करोड़ वाले सेगमेंट के जो फीचर्स हैं वो सेल्टोस के अंदर थे। हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, सनरूफ बाद में आई उसमें, पहले से छोटी सनरूफ थी, मुझे ध्यान नहीं है। और ऐसे ऐसे फीचर्स आ गए थे, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, सब कुछ उस गाड़ी के अंदर था। तब पता लगा यार 20 लाख के सेगमेंट के अंदर भी फीचर्स मांगती है जनता और पे कर रहे हैं लोग। 3-3 लाख सेल्टोस ने धमाल तो मचाया था आते के साथ ही, बहुत आज भी अच्छी अंदर से बिक लगती रही थी कि कुछ गाड़ी है, आज भी अच्छी बिक रही है। 5,000, 6,000, 7,000 हर महीने गाड़ी बिक रही है। एक टाइम तो 15,000 बिक रही थी, फिर वो क्रेटा आ गई। अब क्रेटा तो बॉस है। क्रेटा की बहुत धौंस है भाई इंडियन भाई मार्केट में। धौस भी है, बॉस भी है वो गाड़ी। जैसे एक फॉर्च्यूनर की धौंस है, वैसे ही क्रेटा की भी बिल्कुल, धौंस है। उस वाले सेगमेंट में भी ये यार क्रेटा लेनी है। हाँ। देखो 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी डिमांड अलग लेवल है। पहली स्विफ्ट, स्विफ्ट स्विफ्ट तो भाई सदाबहार क्या है। कहने हैं उसके। भाई ऑल्टो भी सदाबहार है वैसे तो। थी। अब तो यार वो 2000, पूरे इंडिया में 150-200 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी, 2000 यूनिट पे आ गई सेल उसकी। हाँ, बिल्कुल ही लोगों ने लेना ही बंद पर कर उस दिया। गाड़ी में भी कुछ अलग ही है। जैसे पहाड़ों पे जाते हैं तो वो हमारे पास दिखती एक दिखती ऑल्टो भी है। और भाई और वो जैसे बर्फ में चल रही होती है तो वो प्रॉपर निकल जाती है भाई। बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पाती। लॉर्ड लॉर्ड हाँ, उसको दर्जा मिला हुआ है। बट यार हम सारे एक ही एज ग्रुप के हैं। स्विफ्ट हमारा पहला प्यार था जी। जो लगता था कि यार इसको तो हम खरीद ही लेंगे कभी ना कभी, इतना पैसा तो कमा ही लेंगे कि स्विफ्ट को खरीद लेंगे। ठीक है, स्विफ्ट हो गई पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव है क्रेटा, कि भाई साहब बस डीपर मारना है, साइड मिल जाएगी। हॉर्न मारना है, हॉर्न हॉर्न भी नहीं मारना, जबरदस्त होता है उसका। हॉर्न नहीं मारना, डीपर मारना है, बस दिन में डीपर क्रेटा आ मारना रही है, है। हट जाओ, क्रेटा आ रही है, काली क्रेटा है तो बस माहौल ही खौफ ही अलग है। तो क्रेटा आ रही है। तीसरी फॉर्च्यूनर है, कहीं ना कहीं उससे ऊपर फिर ऐसी धौंस वाली कोई फिर डिफेंडर आ गई। फिर डिफेंडर डिफेंडर का भी अलग रोल है भाई। डिफेंडर का भी अलग अभी भाई एक डील हुई है कुछ इंडिया और यूके के, जिसमें कह रहे हैं कि इनका प्राइस थोड़ा डाउन होगा लैंड रोवर की गाड़ियों का। ये लैंड रोवर ने अपनी लगभग सारी गाड़ियां इंडिया में असेंबल करना चालू कर दिया था। और थोड़े दिन पहले कोई गाड़ी 35 लाख रुपए सस्ती हुई है, कोई गाड़ी 60 लाख रुपए सस्ती हुई है। हाँ। तो जो इंडिया में असेंबल हो रही है उन पे कुछ नहीं होना। अच्छा। यूके से शायद एक ही मॉडल बन के आ रहा है, कोई वेरिएंट बन के आ रहा है रेंज का। डिफेंडर आ रही है स्लोवाकिया से, तो वो उस डील में नहीं आएगी। बट डिफेंडर भी इंडिया में असेंबल होगी अभी, अच्छा। 2-4-5 महीने में शायद चालू कर देंगे, तो 20 लाख रुपए सस्ती हो जाएगी वो। तो यूके से ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, बाइक्स में होने वाला है। नॉर्टन एक बाइक ब्रांड है जो टीवीएस ने खरीद लिया है, तो उनकी फैक्ट्री यूके में है। तो वो जब डील हो जाएगी तो उन बाइक्स को यहाँ पे वो बेचेंगे। अच्छा। तो वो थोड़ी सी 20 लाख वाली आपको 12-13 लाख रुपए में मिल जाएगी। भाई वैसे जैसे ऑफ रोडिंग करते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोगों की प्रेफरेंस रहती है कि जीप रैंगलर बहुत ज़्यादा चलती है, थार भी लेते हैं लोग, और डिफेंडर भी लोग ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा ऑफ रोडिंग को लेके थोड़ा बताओ कि कौन सी गाड़ी बेटर रहती है। यार ऑफ रोडिंग में ना, जो कोई भी स्टॉक गाड़ी है ना, उससे आपको ऑफ रोडिंग करने में मज़ा नहीं आएगा। आप गाड़ी लो भैया, टायर लगवाओ बढ़िया से पूरा, थोड़ा बहुत। अब थार में क्या हो रहा है, 25 लाख में 4x4 आ रही है। हाँ। 15 से 20 लाख रुपए लोग लगा देते हैं, लगाने वाले हाईलैक्स में लगा रहे हैं। वो तो शोरूम से उतरते ही सीधी वहां जा हाँ, रहे कि हैं। भैया लिफ्ट किट, ये किट, वो किट, उसके बाद करो ऑफ रोडिंग। उसके बाद कर रहे हैं पूरा रोलर रप्पा मचा रखा है ढंग से। तो रेंगलर में भी यही है। कुछ आप देखोगे ना, सबसे पहले टायर, थोड़ी सी लिफ्ट किट, थोड़ा सा बढ़िया सा बना के उसके बाद ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। बट करके 4 दिन बाद वो समझ आता है उनको, यार ये तो हो नहीं पाएगा रेगुलर। फिर वो गाड़ियाँ बस फिर रोड पे चलती दिखेंगी आपको, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा जैसे शहर के अंदर। बट हाँ ठीक है, मतलब मचा रखा है उन्होंने बनाकर। और थार सबसे ज़्यादा आपको कस्टमाइज दिखेगी आज के टाइम में। 5 डोर आ गई ना, रोक्स। पर उसका रिव्यू कैसा है भाई? आप जब रिव्यू करते हो, आप कैसे रेट करोगे उस गाड़ी को? यार 3 डोर थी जब मेरे पास, तो एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने चला गया। रात की मूवी थी, बेटा सो गया और वो सो गया पीछे वाली सीट पे। हाँ। मुझे पता है कि उसको सोते हुए को हमने कैसे निकाला है गाड़ी से। डोर तो था नहीं, सीट को रिक्लाइन करो, अंदर घुसे, कैसे निकालें। तो वाइफ बाहर खड़ी है, मैं अंदर घुस रहा हूँ, मैंने हाथ पकड़ रखे हैं, वाइफ ने पैर पकड़ रखे हैं, उसको धीरे धीरे निकाल रहे हैं, इसको निकालो। रोक्स में ना आपके पास सब कुछ है, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपको पहले यार दोस्त नहीं बोलते यार हम पीछे नहीं बैठेंगे, तू बैठ। कार में जो होता था, जो इससे पुरानी आती थी उसमें तो सीधी उसमें जो तो सीट बिल्कुल होती थी सीधी-सीधी सीट वो होती मेरे थी, पास है। वो- उसमें तो भाई जैसे हम भाई जाते ट्रिप पे तो ये हो जाता भाई तू ही चला, हम तो दूसरी गाड़ी में बैठ रहे हैं। बट उसका डीएनए चेंज नहीं हुआ है गाड़ी का। हाँ। मॉडल चेंज हुआ है,
यूटिलिटी चेंज हुई, डीएनए वही है कि आज आप आज भी ऑफ रोडिंग पे जाओ ना तो आपको वही फन मिलेगा जो पहली वाली में आता था। अब वाली में क्या है, थोड़े से प्रीमियम फीचर्स आ गए, फीचर्स मांगने लगे ना, पुश स्टार्ट बटन, ठीक है, बड़ा इंफोटेनमेंट, सीट्स अच्छी हो गई हैं, 4-5 डोर हो गई है तो भाई डिग्गी भी मिल गई है, सामान भी रख दो थोड़ा बहुत, पीछे भी बैठ जाओ आराम से। तो डीएनए चेंज होने, पैनोरामिक सनरूफ भी बहुत पैनोरामिक सनरूफ आ गई है, तो अब वाले को सब कुछ मिल रहा है 25 लाख रुपए में। कोई सोचता था थार 25 लाख की आएगी, आप वाली तो शायद 8 लाख रुपए की आई नहीं, फिर दूसरी आई वो 12 लाख रुपए की। फिर इन्होंने रियर व्हील ड्राइव लॉन्च करी, उसको लॉन्च करने के बाद इनको समझ आया कि लोगों को थार चाहिए, 4x4 नहीं चाहिए। जब रियर व्हील ड्राइव 1500 सीसी में आई तो उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि 4x4 बिक रही है 1000 यूनिट और रियर व्हील ड्राइव बिक रही है 6000 यूनिट। फिर रोक्स के अंदर इन्होंने पहले ही भाई हम 4x2 लेकर आ रहे हैं, थोड़ी सस्ती वाली 4x2 है, महंगे वाली 4x4 है, तो 4x2 ज़्यादा बिक रही है अभी रोक्स में। वैसे भाई महिंद्रा की गाड़ियों में टेक्नोलॉजी फेलियर बहुत होता है कि कुछ इनका खराब हो गया या फिर कुछ टूट गया या गाड़ी बीच में रुक गई। जैसे ईवी वेरिएंट्स भी आ रहे हैं उसमें भी ऐसा ही है, तो इतना क्यों हो रहा है इन लोगों के साथ? देखो ये बिल्कुल नए हैं ईवी के अंदर इस तरह की गाड़ी। अगर हम BE6 की बात करें, XEV9 की बात करें, तो इतने ज़्यादा फीचर्स, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस गाड़ी कोई और है ही नहीं। और आप उन गाड़ियों को चाइनीज़ कार के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। जब चाइना आप जाओगे कभी या कभी देखोगे ना तो आपको दिखेगा इन गाड़ियों में इतने फीचर्स कैसे भर रखे हैं, इतने छोटे छोटे फीचर्स हैं। अब वो सारे फीचर्स आपको महिंद्रा ने ऑफर कर दिए। पहला कार ब्रांड है इंडिया के अंदर जो इतना कुछ कर पाया है, और उसमें भी सब कुछ खुद का नहीं है भाई। सॉफ्टवेयर के लिए इन्होंने टॉप नॉच सॉफ्टवेयर फर्म हायर करी है कि आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, ब्रेकिंग के लिए टॉप नॉच ब्रेकिंग फर्म हायर की है, और वहाँ पर आप देखोगे तो कहीं 200-250 कोलैब निकल कर आएंगे कि अलग अलग, और उन सबको समेटना एक गाड़ी के अंदर, R&D करना। बैटरी इन्होंने BYD से ले ली, बेस्ट जो बैटरी हो सकती थी वो ले ली, तो इन्होंने चीज़ें सारी बेस्ट ली हैं। बट अभी शुरुआत का फेस है, कहीं पर कुछ इशू आ रहा है कुछ गाड़ियों के अंदर, कुछ 1-2 गाड़ियाँ मैंने भी देखी थी, एक्सीडेंट हो गया, पीछे से किसी ने स्कूटर ठोक दिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वो टो करके लेकर जा रहे हैं। तो वो इशूज धीरे धीरे रेंज भी पूरी नहीं पहुंच रही है, जैसे 500 बोल रहे हैं तो रेंज क्या है कि आपने अगर पहले ईवी नहीं चलाई है और आप सोचोगे कि यार ये तो भगने में मजा आ रहा है, इसको भगाओ, तो 200 भी नहीं चलेगी। अच्छा, अगर आप उसको, ईवी का क्या है ना, पेट्रोल डीजल की तरह नहीं है कि यार पेट्रोल को आप भगाओगे 10 की जगह 6 की दे देगी, 7 की दे देगी, और नॉर्मल चलाओगे तो 10 की जगह 13-14 की देगी। ईवी अलग है, ईवी 10 की जगह 3 की देगी। अगर आपने बहुत बुरी तरह भगाई 150-160, मुंबई एक्सप्रेस पे चले गए ना तो हो सकता है 200 भी ना निकाले अगर भगा कर ले गए हो। ईवी को नॉर्मल चलाना होता है 80-90, 100, 110 तक चलाओ, कोई इशू नहीं है, रेंज दे देगी, 450 प्लस तो देगी देगी। मेरे को भी दिए थोड़े दिन पहले। अगर कोई ईवी प्लान कर रहा है, किसी कंपनी ने नई ईवी लॉन्च करी है, जैसे महिंद्रा की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर कोई ईवी का शौकीन है तो वो 1-2 साल रुक के लिए जब नए वेरिएंट्स आ जाएं, ये बग्स और ये दिक्कतें सॉल्व हो जाएं, ऐसा कुछ है क्या? यार मैं तो सजेस्ट करूंगा थोड़ा इतना रुक जाओगे, थोड़ी डिस्काउंट आ जाए ठीक है, क्योंकि ईवी में ना डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। आपने आज गाड़ी खरीदी 50 लाख की, आप बेचने गए तो हो सकता है 30-32 लाख भी ना मिले आपको। अच्छा, तो थोड़ा सा अगर 5-7 लाख का डिस्काउंट मिल जाए, जैसे EV6 पे हो रहा है, अब 70 लाख की गाड़ी में 20 लाख का डिस्काउंट मिल गया, मैं खुश हूँ भाई। 50 लाख रुपए की है, 40 की, 45 की, जो भी बिकेगी मुझे नुकसान नहीं होगा। तो ईवी में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। एडवांटेज दूसरी साइड है, अगर आप ईवी खरीद रहे हो, फर्म के नाम पर खरीद रहे हो ना, तो गाड़ी 4 साल में फ्री हो जाएगी आपकी। पेट्रोल गाड़ी में 15% डेप्रिसिएशन मिलता है, फर्म के नाम पर अगर आप ईवी खरीदते हो तो 40% डेप्रिसिएशन है। तो मानो कोई 1 करोड़ की EQS वगैरह खरीद रहा है, 1.5 करोड़ की आती है ऑन रोड, तो फर्स्ट ईयर में अगर आपने, मार्च चल रहा है, आपने अगर 20 मार्च को भी उठाई होगी ना तो उस 10 दिन का भी आपको पूरा 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 1.5 करोड़ का 40% होता है 60 लाख रुपए, आपकी बुक वैल्यू कम हो गई। अगले साल फिर जो 90 लाख रुपए बचा उसका 40% लेस हो गया, तो 36 लाख रुपए फिर कम हो गए। ऐसे करते करते 5 साल के आसपास में आपकी गाड़ी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। उसके बाद कितनी भी सस्ती बिको, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप देखना कि अभी BMW की i7 वगैरह, मर्सिडीज़ की महंगी वाली गाड़ियाँ फर्म के नाम पे बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं सिर्फ डेप्रिसिएशन बेनिफिट के लिए। और चलाने में तो अच्छी हैं यार, ये भी ठीक है भाई, पॉकेट फ्रेंडली हैं गाड़ियाँ, और लग्जरी की लग्जरी है उनके। भाई ये पॉडकास्ट जो भी ऑडियंस देख रही है, अब हम थोड़ा सा ना उनके लिए आसान करते हैं चीज़ें, जो लोग गाड़ी देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे प्राइस रेंज पूछूंगा, आप आपके रिव्यू के हिसाब से बेस्ट गाड़ी सजेस्ट करना। अगर किसी को 0 से 10 लाख के बीच का बजट है
और सिटी में रनिंग करनी है, ऐसे कोई एम्प्लॉयज़ हैं नए नए, उनकी जॉब शुरू हुई है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना, 10 लाख तक की बढ़िया गाड़ी लेनी है, तो कौन सी आप रेकमेंड करोगे? यार आज के टाइम में ना लोग दो चीज़ें देखते हैं, एक तो पॉकेट फ्रेंडली खरीदने में हो, दूसरी रनिंग कॉस्ट में हो। तो जब रनिंग कॉस्ट पे जाते हैं वो जाते हैं सीएनजी के लिए। तो इसमें काफ़ी सारे सीएनजी ऑप्शन हैं। स्विफ्ट के अंदर भी सीएनजी आ रही है, ग्रैंड आई-10 नियोस भी काफ़ी अच्छी बिक रही है सीएनजी में, और ड्यूल सिलेंडर भी आ गया उनके अंदर। ड्यूल सिलेंडर में क्या होता है कि वो बूट आपका ख़राब नहीं होता, नीचे 2 छोटे सिलेंडर है तो आपका बूट में आप सामान भी रख सकते हो और आप गाड़ी को चलाओ। तो ड्यूल सिलेंडर में टाटा और hyundai की 2 गाड़ियाँ आती हैं। टाटा की आप पंच खरीद सकते हैं, hyundai की आप ग्रैंड आई-10 नियोस खरीद सकते हैं, और पेट्रोल में जाना है तो स्विफ्ट बढ़िया गाड़ी है 10 लाख तक में। और 10 से 20 में आ जाए, 10 से 20 में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, सेडान, एसयूवी, मिड साइज एसयूवी, 3 सेगमेंट है। सेडान में सबसे ज़्यादा बिक्री आज के टाइम में वर्टस वोक्सवैगन की, दिखने में अच्छी है, 1.5 लीटर में उसमें वो टेक्नोलॉजी है कि उसमें 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं। अगर आप गाड़ी को चला रहे हो 4 सिलेंडर गाड़ी है तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है 2 सिलेंडर बंद हो जाएंगे, उस टाइम पर वो गाड़ी माइलेज आपको काफ़ी अच्छी देगी और पूरी बढ़िया स्पेस ऑफर कर रही है, सेगमेंट नंबर 1 बनी हुई है, और उस पर डिस्काउंट भी 2-2.5 लाख का मिल जाता है। मतलब टाइम पर ना लेने जाओ तो लोग सोचते हैं वो खरीद लें। दूसरा क्रेटा है, भाई क्रेटा तो क्रेटा है, बदमाश गाड़ी है वो, ठीक है। और क्रेटा नहीं लेनी तो सेल्टोस। और रूरल में ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको थोड़ा सा डर लगता है हमें तो मारुति ही चाहिए, तो ग्रैंड विटारा, विटारा ब्रेजा, तो ये गाड़ियाँ यही बिक रही हैं। आप देखो ना 15 हज़ार यूनिट्स इन गाड़ियों की बिक रही हैं। हर गाड़ी का, हर सेगमेंट का अलग कस्टमर है। कोई ऐसी भी गाड़ी है जो लोग कम ले रहे हैं पर आपके रिव्यूज़ बहुत, आपके हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है, लोग उसके बारे में सोच सकते हैं, जैसे MG ब्रांड की कोई मैं गाड़ी बताता हो? हूँ, मैंने एक गाड़ी ऐसी चलाई है जो देख के मैं पागल हो गया था, और गाड़ी वो बिल्कुल नहीं बिक रही। 100 यूनिट 150 यूनिट। सिट्रोइन की 2 गाड़ियाँ आती हैं, C3 एयरक्रॉस और बसाल्ट। आप एक बार चला लो उस गाड़ी को, फ़ैन हो जाओगे, इतनी बढ़िया गाड़ी है। उससे बेहतर सस्पेंशन किसी और गाड़ी के अंदर नहीं है, 20 लाख रुपए तक की सेगमेंट के अंदर बोल रहा हूँ मैं। उससे बेहतर आपको राइड कंफर्ट, बैठकर आप 500 किलोमीटर चले जाओ, मुझे नहीं लगता आपको कभी थकावट होएगी। और जो परफॉर्मेंस है ना यार, टैप करोगे गाड़ी उड़ती है बिल्कुल। अच्छा, बस गलती उन्होंने ये कर दी कि सस्ता बनाने के चक्कर में उन्होंने गाड़ी बहुत सस्ती कर दी। क्वालिटी के साथ में बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, फीचर्स के साथ में बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, बट जो अच्छी चीज़ है राइड, इंजन और गाड़ी का प्राइस भी अच्छा है, 10 लाख रुपए 11 लाख में मिल जाती हैं। तो वो गाड़ी मुझे बड़ी पसंद आई है चलाने में। हाँ, 20 से 30 के बीच में। 20 से 30 में अब क्रेटा का जो टॉप मॉडल है, हाँ, और महिंद्रा की फिर 3 गाड़ियाँ हैं, थार, XUV 700 और स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन मुझे पर्सनली पसंद है। 22 लाख रुपए में उसका Z8 सिलेक्ट वेरिएंट आ जाता है ऑटोमेटिक डीजल में। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो गाड़ी चाबी से स्टार्ट करनी है, वो एक वो फीचर नहीं है उस वेरिएंट में। बाकी गाड़ी बढ़िया है। दूसरा EV में अगर आप जाते हो तो EV में आपको MG की ZS EV वगैरह मिल जाती हैं। BYD की ऑटो 3 करके आती है, चाइनीज़ कार है जो, उसका भी एक वेरिएंट आपको 25 लाख में मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे आप तो सफारी 28-30 लाख रुपए में, और XUV 700 28-30 लाख में आपको मिल जाती है। XUV कैसी है भाई गाड़ी? अच्छी गाड़ी है वो, क्वालिटी के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से उस सेगमेंट की सबसे बेस्ट गाड़ी है। पर XUV में भाई जो एडास सिस्टम आ रहा है वो कामयाब है, क्योंकि बहुत जगह हम देखते हैं उसमें फेलियर है। इंडिया का सबसे बेहतरीन एडास आपको अगर किसी गाड़ी के अंदर मिलेगा ना तो वो मिलेगा XUV 700 के अंदर। लेवल 2 इतना बढ़िया क्वालिटी है उसकी। 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर मुंबई एक्सप्रेस चढ़ जाओ आप, जहाँ पे प्रॉपर लाइन है। अगर लाइन मिट गई तो कुछ नहीं कह सकते, अगर लाइन्स प्रॉपर बनी हुई है ना, आप 500 किलोमीटर स्टेयरिंग से हाथ हटा के बैठ जाओ, गाड़ी चलती रहेगी। और इतनी बढ़िया क्वालिटी है, रडार बेस्ड है और अच्छी क्वालिटी का है वो, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और ये जैसे लाइंस तो देख के चलती है, डिटेक्ट करती है, बट अगर कोई जानवर आ जाए तो वो सब भी डिटेक्ट करता है? आपने XUV 700 उसकी वीडियो देखी मेरी, XUV 9e वाली वीडियो तो नहीं देखी। गाय थी रोड के ऊपर। अच्छा। तो प्रॉपर उसमें गाय की फोटो बनी आई है मीटर के अंदर, तो गाय को भी रीड कर रही है, लोगों को रीड कर रही है, हर चीज़ को, स्कूटर को रीड कर रही है, बाइक को रीड कर रही है, एक एक चीज़ को रीड कर रही है वो गाड़ी। तो इनका जो एडास है ना काफ़ी एडवांस होता जा रहा है धीरे धीरे, और अभी लेवल 2 है। जब ये लेवल 3 होगा, लेवल 4 होगा, जब ये कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, और महिंद्रा कर देगा ये। मतलब महिंद्रा लीडिंग ब्रांड बनने वाला है। लीडिंग ब्रांड है, 50,000 गाड़ियाँ बेचता है जो महिंद्रा, उसमें एवरेज कार का प्राइस 15 से 20 लाख है, समझो। थार,
स्कॉर्पियो क्लासिक बिक रही है भाई, पुराने वाली आज तक भी बिक रही है, 5-6 हज़ार 7 हज़ार यूनिट उसकी बिक रही है। XUV 700 और अभी जो मारामारी चल रही है इनके लिए BE6 और XUV 9, इनका प्राइस तो 30 लाख से ऊपर है। तो जब आखिरी में आप जो प्राइस निकालोगे ना कि यार इन्होंने ये जो 50,000 गाड़ियाँ बेची हैं, एवरेज जो प्राइस आएगा वो आएगा 17 से 18 लाख रुपए। मारुति का जब आप एवरेज प्राइस निकालोगे तो आएगा 6 से 7 लाख रुपए। वो बेच रहे 1.5 लाख, ये बेच रहे 50,000। जो रेवेन्यू है वो सबसे ऊपर महिंद्रा का है आज के टाइम में, तो रेवेन्यू वाइज तो सबसे ऊपर बैठे हैं। प्लस में इनका ट्रैक्टर का बिजनेस, प्लस में इनका कमर्शियल का बिजनेस वो अलग है। प्लस में गाड़ियाँ ऐसी नहीं है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कोई भी गाड़ी आप उठाओ आपको क्वालिटी फील होती है। एकदम से ट्रांजिशन ले आई है गाड़ियों की दुनिया में, अपनी गाड़ियों में टेक ऐड करके बहुत बढ़िया इन्होंने इंजन में भी बड़ा काम किया है। इनके पास जो इंजन्स हैं वो पावरफुल हैं, फ्यूल एफिशिएंट भी हैं, पावरफुल भी हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं 2 इंजन पकड़े पूरी गाड़ियाँ बना दी। मारुति एग्जाम्पल लो, 1.5 लीटर पेट्रोल हर गाड़ी में, 1.2 लीटर पेट्रोल हर गाड़ी में, काम खत्म। होंडा के क्या हाल चल रहे हैं भाई आजकल? होंडा नहीं बिक रही यार। भाई होंडा पहले कितने चर्चे में थी, मतलब होंडा की सिटी इतनी चली है भाई, बहुत चली है। जो कहते हैं ना गलती बार बार करता है वो होंडा है, और वो गलती करता है लेट होने की। वो डीजल सेगमेंट में जब एंटर हुए तब मारुति डीजल सेगमेंट से बाहर निकल रही थी। होंडा सिटी डीजल आपने देखी होगी, उस टाइम पे ये मारुति अनाउंस कर चुका था ऑलमोस्ट कि हम अपनी गाड़ियों में डीजल बंद कर देंगे धीरे 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 धीरे। वो SUV सेगमेंट में जब एंटर हुए, जब क्रेटा, सेल्टोस, ये सारे ब्रांड्स स्टैब्लिश हो चुके थे, प्रॉपर एक एलिवेट को लेकर आए, बहुत लेट लेकर आए। और लेट लाने के साथ साथ उसमें फीचर्स छोड़ दिए जो होने चाहिए, वो फीचर्स नहीं है, बेसिक फीचर्स भी नहीं है काफ़ी सारे। और अब ये हाल हुआ है कि लोगों के माइंड में बैठ के भी क्रेटा लेनी है, सेल्टोस लेनी है, ग्रैंड विटारा लेनी है, वो होंडा देखने ही नहीं जा रहा। बट उनके इंजन अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, और वो उनके लिए ठीक है जो मतलब 50 साल के अंकल टाइप, मतलब अंकल तो नहीं बोलूँगा, भैया टाइप के जो लोग होते हैं ना, ठीक है, क्योंकि हम भी लगभग पहुँच गए यार 35। तो फिर तो हम तो अंकल बोलेंगे। अंकल बोलो भाई, हाँ, हम तो अंकल बोलेंगे भाई, हम 30-35 वाले हैं। तो उनके लिए ठीक है भैया, हमें ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बढ़िया। तो वो होंडा सिटी वाला कस्टमर अपग्रेड कर रहा है। होंडा की वो बहुत बढ़िया थी भाई, जो पहले सिविक आती थी ना, पहला वाला मॉडल, जो पहले वाला था ना वो भाई स्पोर्टी लुक उसका, वो बहुत तगड़ा था भाई। हाँ, जब बचपन का क्रश थी वो एक तरीके जब हम से। ऑटो में बैठ के ट्रैवल करते थे, जब साइड से देखते थे वो मीटर दिख रहा है, नीले रंग की लाइट है। हाँ, तो वो अच्छी थी, बट वो भी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह के, मतलब जहाँ पे नंबर नहीं आता ना, प्रोडक्ट अच्छा होना एक चीज़ है, वॉल्यूम होना एक चीज़ है। कंपनी चलती वॉल्यूम के बेस पे। अगर आप देखो मारुति 1.5 लाख यूनिट बेच रहा है, महीने की 2 लाख बेच रहा है, वॉल्यूम के ऊपर चल रहा है ना। और काफ़ी सारे ब्रांड हैं जो 2000 भी नहीं बेच रहे भाई। लेकिन जो अभी वाली होंडा सिविक आई है, ये लोग भी मार्केट में जगह नहीं बना पाए, मतलब इतने फीचर डाल दिए, इनका रेट बहुत ज़्यादा है। सिविक तो डिसकंटिन्यू कर दी ना, अभी एक नई भी तो आई है होंडा की, अभी तो सिटी है। सिविक भी रील्स में हम देख रहे थे कि लॉन्च होने वाला है नया मॉडल उसका, एक ऐसा नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से रीलें आती है, इंडिया में लॉन्च नहीं होती है, कहाँ लॉन्च होती है। हमारा ये तो मेन वो चैलेंज बना हुआ है कि डेली 100 चैनल बन रहे हैं ऑटोमोबाइल के, सब एक्सपर्ट हैं, सब AI से बनाई फोटो होगी लॉन्च, वही डेली बोलेरो का नया मॉडल आ रहा है, ठीक है। डेली बोलेरो का नया मॉडल आ रहा है, डेली आपकी एक नई ऑल्टो आ रही है, नई नैनो इलेक्ट्रिक आ रही है, डेली लॉन्च हो रही है। भाई ट्रैफिक खा रहे हैं, खाए जाओ। तो भाई बोलेरो को तो लोग जी वैगन अलग बना के बना घूम दिया, रहे हैं बोलेरो भाई, बनाए किट बैठे विट हैं। लगवा रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बट ठीक है, वो बन रहा है तो वो चैलेंज चलता रहता है। बट होंडा एंट्री नहीं करेगा, लाएगा तो एक और गाड़ी लाएगा, SUV लाएगा, और वो भी 20-22 लाख रुपए वाले सेगमेंट के अंदर। पहले तो सब 4 मीटर लेकर आएगा, उनके पास सब 4 मीटर SUV नहीं है, जहाँ पर ब्रेजा, स्कोडा भी काइलैक ले आया, ठीक है ना, वेन्यू बिक रही है, वो सेगमेंट। वही तो कह रहा हूँ, होंडा यहीं पे लैग करता है कि डिसीजन मेकिंग इतना लेट है उन लोगों का कि जब वो चिड़िया खेत चुग चुकी होती है ना, जब वो दाने उठाने पहुंचते हैं कि अब उठा लें, और वहाँ पर वो लेट हो जाते हैं। अच्छा भाई, लोग ना ज़्यादातर कंपेयर करते हैं, अगर लग्जरी ब्रांड की बात की जाए गाड़ियों में, मतलब तो मर्सिडीज और BMW को हमेशा कंपेयर किया जाता है, और हमेशा लड़ाई होती है हर ग्रुप में कौन सी गाड़ी बढ़िया है। आप इतने साल से रिव्यू करते हैं, आपको डीप नॉलेज है, आप किसको प्रेफर करते हैं, मर्सिडीज या फिर BMW? आप BMW ओनर तो हो, तो हाँ। थोड़ा वो मत दिखाना पार्शियलिटी, मतलब बिल्कुल जेन्युइन भाई अब तो आंसर। जाहिर सी बात है, वैसे BMW बोलेंगे भाई ने अगर ली है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, देखो X3 उनका एंट्री लेवल लग्जरी, X1 तो चलो बिल्कुल 50 लाख की फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट की है, वहाँ पर आती GLC,
ठीक है। दोनों गाड़ियों में आप देखोगे तो लग्जरी का डिफरेंस आपको GLC अच्छी लगेगी, देखने में भी फीचर सारे फीचर हैं और मतलब थोड़ी सी अलग लगेगी। चलाने की जब बात आएगी ना तो जो मज़ा आपको BMW ऑफर करती है वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। तो ये गाड़ी है BMW, खुद ड्राइवर सीट पर बैठो, खुद चलाओ। मर्सिडीज़ में कहीं ना कहीं आपको रियर सीट कंफर्ट, लग्जरी, बेज कलर का इंटीरियर, प्लसनेस वो आपको उसमें फील होती है। GLS में अगर आप जाते हो और X7 में जाते हो तो मैं शायद GLS लूँगा। X7 की थोड़ी सी लुक अलग सी है, अंदर से उतनी प्रीमियम फील नहीं होती है। GLS देखने में लगती है कि यार ये कोई बड़ा हाथी जा रहा है। करेक्ट। बाहर से भी सुंदर है, अंदर से भी सुंदर है। उसके बाद GLS से ऊपर उनके पास कुछ नहीं है बेचने के लिए। उसका एक मेबैक एडिशन आता है, हाँ मेबैक एडिशन है उधर उसमें 4-4.5 करोड़ का। सेम गाड़ी के अंदर इंटीरियर आपने थोड़ा सा लग्जरी, थोड़ा सा पावरफुल डाल दिया, बट मुझे उस वाले पर्टिकुलर उसमें सेंस नज़र नहीं आती। अगर 4 करोड़ खर्चना है ना तो शायद हम उरुस ले आएंगे। सही बात है, हाँ। परफॉर्मेंस बेस ब्रांड भी और ऐसी अगर लग्जरी चाहिए तो फिर बेंटले में या फिर थोड़ा सा बजट जो 4.5 करोड़ खर्च कर रहा है वो 6-7 तक तो पहुंच ही जाएगा भाई। अगर लग्जरी चाहिए बैठ के घूमना है तो वो पहुंच ही जाएगा, तो फिर वहाँ पर जाकर वो खरीद लेगा। भाई आपने जो भी गाड़ी ली है उसके बारे में थोड़ा बताओ, वो उसके कौन से फीचर ने आपको अट्रैक्ट किया? वो ना BMW की फ्लैगशिप गाड़ी है और वो सिर्फ खुद चलाने के लिए है, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज प्रोडक्ट है। वो अकेली ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पॉजिटिव रिव्यू नहीं है। अच्छा। आपने कैसे ली जब आप खुद ही रिव्यू यार मुझे ना मेरी जो नीड्स थी वो सारी नीड वो गाड़ी पूरी कर रही थी। मुझे चाहिए था V8 इंजन स्पोर्ट्स कार वाला प्रॉपर, कि यार भागे 4 सेकंड में 0 to 100 जाती है। अरे भाई जब जहाज है वो ठीक है। तो उस गाड़ी के अंदर था। अब मैं पहले प्लान कर रहा था लैम्बोर्गिनी की कोई बढ़िया सी गाड़ी ले लेंगे जो छोटी सी आती है। तो वाइफ भी बोली ठीक है जो तुम्हें पसंद आए ले लेना। बेटे ने सुन ली कि पापा 2 ही बैठ सकते हैं उसमें। अब मैं फिर से पीछे नहीं, कहीं फंसने का तो हो रही है। है ही नहीं उसमें तो फंसने का, क्या 2 ही बैठ सकते हैं। उरुस देख मेरे को पसंद नहीं है भाई। ठीक है, फिर V8 चाहिए, इस गाड़ी के अंदर V8 है। फिर स्पेस चाहिए, लग्जरी भी चाहिए यार, मतलब उरस क्यों नहीं पसंद आपको? थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, मतलब दिखने में ना मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगती। लैम्बोर्गिनी तो सीधा एवेंटाडोर वगैरह टाइप की गाड़ियाँ समझ आती हैं। उरुस जैसी वो जो कहते हैं ना कि हमने SUV बनाई है, बट ना वो SUV जैसी दिख रही है ना वो कार जैसी दिख रही है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है, तो वो तो नहीं है। क्रेटा वाला साइज ही मान लो एक तरीके से। ये है ना BMW अपना महिंद्रा की XCV9 जैसी हाँ कूपे जैसी, Exactly लगभग वैसी, ऐसी सी शेप है उसकी ना। हाँ, फिर XM में दूसरा क्या था कि यार अब मैं फार्मिंग करता हूँ, ठीक है, तो मैं हफ्ते में 2 दिन खेतों में जाता हूँ, तो ऐसा तो हो यार कि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ठीक हो। तो उस गाड़ी में सही बात है, वहाँ तो फंस जाएगी, वहाँ तो ले जाने लायक गाड़ी मतलब कहीं मिट्टी होता क्या कि जब ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं तो बीच में से मिट्टी उड़ जाती है खेतों में। अब वो पूरे बम्पर को रगड़ती हुई जा रही है, तो वो ऊंची हो। तीसरा कहता है ये थोड़ी सी पॉकेट फ्रेंडली हो, चलने में माइलेज ठीक ठाक दे दे, तो वो 60-61 तक की माइलेज दे देती है। हाइब्रिड है वो। हाँ, तो भाई 3.5 करोड़ की आपने गाड़ी ली, आप माइलेज क्यों देख रहे हो भाई? क्या फर्क पड़ रहा है जब सस्ते में चल रही है। ठीक है, तो ये है कि उसमें EV एक मोड है, उसमें आप 70-80 किलोमीटर इलेक्ट्रिक में चल सकते हो प्योर। बट मेरे को चलाने को जो मिलती है ना, तो मैं EV तो चलाता ही नहीं, उससे M2 डालता हूँ। आवाज़ सुननी है भाई, आवाज़ आनी चाहिए पीछे से। तो वो सीन है। तो सब कुछ उस गाड़ी ने मेरा पर्पज़ पूरा किया। थोड़ा डिस्काउंट भी ठीक ठाक मिल गया, 50-1 लाख रुपए तो का। आपने G-Wagon नहीं कंसिडर करी? यार वो थोड़ा सा बजट से बाहर थी, बट G-Wagon और इसमें फ़र्क ये है कि G-Wagon की टॉप स्पीड 220 की है, इसकी 275 है। मुझे यार स्पोर्ट्स कार ले रहे हो 220, तो 200 तो मेरी वो इलेक्ट्रिक भग जाती है। फिर मैं 200-220 में क्या ही फ़र्क रह गया। और EV लेने का मन नहीं था कि EV पहले से थी एक, और 3 करोड़ की EV मेरे को समझ नहीं आती भाई, सीधी सी बात है। 3 करोड़ की EV बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला के उसको चार्जिंग पे लगाओ, यहाँ से जयपुर ना पहुँच पाओ जिसमें एक चार्ज में, तो वो है। बट कुछ भाइयों ने ली है, उनको मैं कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यार EV मेरे को समझ नहीं आती 3 करोड़ की। और भाई जैसे हमने SUVs का तो कर लिया, अगर एनी BMW मर्सिडीज की सेडान का कंपेयर करें तो कौन सी बेटर है? यार वही मैं बोल रहा हूँ कि ड्राइविंग अगर खुद करनी है तो BMW प्रेफर करो। 5 सीरीज़ भी अगर आप कंपेयर करोगे E क्लास के साथ, तो थोड़ा सा एज है 5 सीरीज़ के पास में कि आप चलाने में आपको बढ़िया मज़ा आएगा, बट E क्लास के पास रियर सीट लग्जरी है, और उस सेगमेंट में ना लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं खुद चलाना ES के ऊपर। तो भाई फिर मर्सिडीज को नंबर 1 क्यों बोला जाता है अगर कंपेयर करें तो? यार वो लग्जरी सेगमेंट की नंबर 1 गाड़ी है, ब्रांड है बेसिकली इंडिया के अंदर, और लोगों को ना एक प्राइस सेगमेंट के बाद लग्जरी ही चाहिए। फीचर्स चलाने वलाने का उनका शौक खत्म हो जाता है।
और मर्सिडीज़ वाला कस्टमर आमतौर पर 50 साल से ऊपर वाला होता है। BMW वाला आपको फिर भी थोड़ा सा यंग मिलेगा, ऑडी वाला फिर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज मिलेगा कि वो डिस्काउंट के चक्कर में भैया शोरूम में घुसने से पहले ना 5-10 लाख का डिस्काउंट तो वैसे मिल जाता है आपको। पानी पीने भी गए ना आप, 10 लाख का तो आपको डिस्काउंट दे ही देंगे। भाई ऑडी को तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे उसकी। बट अब उनकी गाड़ियाँ अच्छी होने लगी हैं। बस इशू ये है कि यार आप उनका A4 खरीदो, A6 खरीदो, Q5, सबका इंटीरियर आपको लगभग एक जैसा मिलेगा। बाहर से भी देखने में एक जैसी हैं, अंदर से भी एक जैसी हैं। वो जब तक वो अलग अलग चीज़ें नहीं होंगी ना, तब तक वो मज़ा नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी है। Q7 आपको आज भी 80-85 लाख रुपए में शायद मिल जाती है। उसी के इक्विवेलेंट अगर आप X5 पे जाते हो तो 1.25 करोड़ की वो भी गाड़ी है। फीचर्स पूरे देते हैं ऑडी वाले। उनका इंजन अच्छा है चलाने में, पहले तो होता था ना कौन सी गाड़ी चल रही है भाई, 4 छल्ले वाली गाड़ी 4 छल्ले वाली। बट अब वो जो डिस्काउंट उन्होंने तो इतना करी आ चुका है वही तुम मतलब सही एरिया बात है। नोएडा में और गुड़गांव सारे सोना- भाई देसी लोगों ने भाइयों ने ऑल्टो कर में लिया। लगा दिए 4 छल्ले हमारी ऑडी आयु। ये सही है। तुम कौन सी गाड़ी चला रहे हो बचपन से? भाई बचपन से तो वैसे माइंड काफी में यार ये लेनी है। भाई अभी तक सपना था फॉर्च्यूनर का, जो घर वालों का भी था वो हमने पूरा कर दिया, वो हमने ले लिया है। फॉर्च्यूनर का तो ये था कि यार होनी ही चाहिए घर में। और आपका? ग्लॉस्टर और वो वाली आपसे पूछ रहा था ना बात, तो मेरे को अंदर से लग्जरी और अंदर से फीचर वाली गाड़ी लेनी ले थी, मत लेना। पर मैंने ली फॉर्च्यूनर ही। वो हमने ही बोला भाई को, भाई ले मत मैंने लियो कहा कि भाई फॉर्च्यूनर ही ले। फॉर्च्यूनर ले, फिर देखी जाएगी। जीप देखने गए थे तो भाई थोड़ा देख रहा था, मुझे लग्जरी चाहिए, फीचर चाहिए। हमने बिठाया इसको जीप मेरिडियन में, बाहर खड़े खड़े इसकी हाइट से नीचे थी वो। हमने कहा इसे लेगा तो देखे तेरे से भी नीचे लग रही है। कंपस का लॉन्ग व्हील वर्जन है वो। तो और हम आप वापस आ गए, भाई फॉर्च्यूनर बढ़िया। तो तीनों फॉर्च्यूनर वाले हो? हाँ फॉर्च्यूनर बढ़िया। रैली निकाल देते तीनों वाइट। ओ भाई साहब पूर्व बदमाशी चल रही है। अब क्या लेना है? भाई अब मेरा पर्सनल सपना है कि मुझे लेनी है मर्सिडीज। अब वो भी 2 है, मतलब एक तो मैं लूंगा, मेरे मन में है E-क्लास, और उससे ऊपर अगर जाऊंगा तो GLS। GLS लोगे ना आप? भाई मेरे को वैसे रेंज रोवर पसंद है। आ ही जाएगी पसंद है। अब तो तुम उस रेंज स्टेज रोवर में है हो। कैसी भाई वैसे? ठीक है, मतलब थोड़ा सा ध्यान से चलाना, बदतमीजी मत करना गाड़ी के साथ, नहीं तो वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर देगी। कैसे मतलब? थोड़ा सा आफ्टर सेल्स का इशू है, वो ब्रांड की DNA में। मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा मेंटेनेंस का होगा। थोड़ा सा हाँ है उसमें, बट अगर ध्यान से रखोगे तो कोई इशू नहीं। आप क्या ले भाई मेरे माइंड में 2 चल रही हैं, एक तो चल रही है डिफेंडर, एक चल रही है 911। तीनों डिफेंडर ले आओ। वाइट कलर हाँ, की। ये भी सही रहेगा। ये भी सही वो भी इंटीरियर वाइज इतनी बढ़िया नहीं है उसका इंटीरियर। उसमें रियर सीट का वही थोड़ा सा इशू है डिफेंडर में ना, पीछे वाली सीट रिक्लाइन नहीं होती, बैठोगे ना कमर में पेन हो जाता है। बट उसका भी जुगाड़ आ गया है आफ्टर मार्केट सीट्स को रिक्लाइन अप करने का ना, तो बट अभी आने वाले टाइम हो सकता है कंपनी खुद ही कर दे उसको। और भाई जैसे 911 की बात करें, वो कैसी लगती है वो गाड़ी? अलग जन्नत है स्पोर्ट्स कार में ना। भाई आपका क्या प्लान है, आप कौन सी लोगे नेक्स्ट गाड़ी, आप ही बता दो। बड़ी मुश्किल से ली है मैंने इसकी किस्त भरूंगा मैं अभी, ठीक है। बट फिर भी एक होता है ना बैक ऑफ द माइंड, यार मुझे अब ये भी अगला प्लान ये है। अभी कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो मुझे पसंद होगी, मुझे लेनी है। मतलब मेरा मतलब औकात के हिसाब से यही रेंज है, बट इस रेंज में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो मुझे लगता है यार अगर होती तो वही लेता मैं। बट अभी कोई नहीं, हो सकता आने वाले टाइम में कुछ बढ़िया सा नया BMW का कुछ और अच्छा आ जाए या किसी और ब्रांड का आ जाए, तो जब सोचेंगे। भाई लग्जरी कार्स सेकंड हैंड बहुत लोग प्रेफर करते हैं। आप यंगस्टर्स को क्या कहोगे कि लग्जरी कार्स में कब एंटर करना चाहिए, जब आपकी जेब में कितना पैसा हो, या अगर आप सेकंड हैंड भी ले रहे हो तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी चल रहा है आजकल सेकंड हैंड कार सेकंड मार्केट हैंड में ना कई तरह की फ्रॉड है। एक तो ओनरशिप का है, आपको बोलेंगे सर फर्स्ट ओनर है, आप सेकंड ओनर बनोगे। हो सकता है कि बीच में 3-4 ओनर्स का डाटा ही गायब हो गया हो। ऐसा हो जाता है? बिल्कुल स्कैम ये है कैसे पॉसिबल है यार। RTO में कुछ लोग हैं जो कर देते हैं, बीच का ओनरशिप नंबर 3, 4, 5 जो भी है ना वो गायब करवा दिया। सब चलता है भाई, कोई भरोसा नहीं है। तो जब भी लेना तो ऐसी जगह से लेना जिसको जाके पकड़ लो तुम कि भाई ये बता ये क्या है। और दूसरा प्राइसिंग बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो लग्जरी कार वाला जो यूज्ड कार डीलर है ना, वो खेल रहा है जो वेटिंग पीरियड है उसकी वजह से कि सर नई डिफेंडर लेने जाओगे 8 महीने वेट करना पड़ेगा, ये ले लो सर 10 लाख रुपए सस्ती दे देंगे। तो वो वेटिंग वाला जो गेम है वहाँ पर वो लोग खेल रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपका बजट है 50 लाख का और आपको लग्जरी सेगमेंट में ही घुसना है तो भले ही आप एक वेरिएंट नीचे ले लो, एक मॉडल नीचे ले लो भैया, X5 नहीं तो X3 ले लो, X3 नहीं तो X1 ले लो, कोशिश करो नहीं लेने की। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। नहीं तो फिर भाई बेस्ट ही रहे। नहीं तो में बेस्ट तो है। पुरानी खरीदनी है तो टोयोटा की खरीद लेना, कोई भी पुरानी गाड़ी जिसमें आपको एटलीस्ट परेशान नहीं होना पड़ेगा बाद में। भाई मस्टैंग बहुत बिकती है सेकंड हैंड।
अब तो खत्म ही हो गई मार्केट उस गाड़ी की। बट अभी कह रहे थे कि भी फिर से लॉन्च होगी एक नया। जो बचे कुछ है वो इंडिया में नहीं आएगा अभी। इनका इंडिया में चल क्या रहा है इनको खुद ही नहीं पता। एम्प्लॉयज़ भी जो पुराने थे 10-10 साल पुराने एम्प्लॉयज़ वो भी धीरे धीरे मूव इन कर गए हैं, मूव आउट कर गए हैं कंपनी से। इनका बेसिकली क्या है ना, एक टेक फर्म है फोर्ड की, जो इनका चेन्नई में जो ऑफिस है वहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हैं लोग। इंडिया में कैसे लाएंगे, अभी जो यूएस वाली चल रही है ये ट्रीटी टैक्स की, अगर यहाँ पे कम हो जाता है 10% हो जाता है यूएस के साथ में, तो हो सकता है ये सीबी यूनिट्स को बाहर से ले आए। बट इंडिया में मुझे नहीं लगता कि बनाएंगे कभी। इंडियन रोड्स भी उस हिसाब से नहीं है ना, कि नीची बहुत है गाड़ियाँ। मस्टैंग के लिए तो चलो वो लैम्बोर्गिनी चल ही रही है तो मस्टैंग भी चलती रहेगी, बट आएगी नहीं आएगी वेट अगर कर रहे हो तो वो बेवकूफ़ी है। भाई आप इतनी कार रिव्यूज़ करते हो और आप पॉजिटिव नेगेटिव सब बताते हो किसी भी ब्रांड का, तो आपको ब्रांड पैसे ऑफर करती है कि भाई नेगेटिव नहीं बताना, ये पॉइंटर्स बता दो मेरी गाड़ी के, क्योंकि लोग आपकी वीडियोस देख के गाड़ी लेने जाते हैं और हमने भी काफ़ी वीडियोस आपकी देखी हैं। तो फिर आपको ब्रांड्स पैसा ऑफर करती हैं और आप करते हो ऐसा कि नेगेटिविटी छुपा ली उनकी? ना ऐसा ब्रांड कभी नहीं करता। अच्छा ब्रांड कभी नहीं करता। जो कुछ ऐसे ब्रांड थे जो करते थे वो बंद होने के कगार पे हैं। पहली बात मतलब वो आना सामने ही घूम फिर गया। जैसे करोगे ना ब्रांड अगर कर भी रहा है, मानो मैं अगर ऐसा नेगेटिव छुपा भी रहा हूँ, तो तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो कि सिर्फ गौरव का वीडियो देखोगे, तुम इनका भी देखोगे, तुम उनका भी देखोगे। और अगर 4 लोग सेम चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं नेगेटिव और मैं नहीं कर रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ गया ना। तो कोई भी क्रिएटर, जो पुराना क्रिएटर, अच्छा क्रिएटर, कभी ऐसा नहीं करता कि पैसे लेके कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव। हाँ, हम ब्रांडेड कंटेंट करते हैं तो प्रॉपर उस पर ब्रांडेड कंटेंट लिखा आता है, और वो इस तरह के कंटेंट होते हैं जिसमें आप गाड़ी लेकर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चले गए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आपने, इस तरह के कंटेंट्स होते हैं वो। या रील वगैरह हो गया, या कई जैसे मैं कई बार कवरेज का ही ले लेता हूँ कि सर हम 5 रील्स 4 रील्स हम डालेंगे, कवरेज का हमारा पैसा है जो एक फ़ीस एक तरह की, वो हम चार्ज कर लेते हैं। कितने पैसे मिलते हैं भाई, ये भी बताइए तो भाई, रिवील कर दो भाई। ना कुछ भी, मतलब 15-20 तक, ऐसा नहीं कि 15-20 ही मिलेगा, 15-20 तक भी चला जाता है। 5, 5.5, 6 से शुरू हो जाता है रील को, और वीडियोस का 10-12 लाख के आसपास भी हो जाता है। पर जैसे ये लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, ये लोग भी अप्रोच करते हैं मार्केटिंग के लिए? लग्जरी वाले नहीं करते। लग्जरी वाले करते हैं थोड़ा बहुत, प्रिंट के साथ में ज़्यादा करते हैं वो, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी एड्स जाती हैं प्रिंट मैगजीन्स के अंदर। जैसे आपकी वेबसाइट भी है, तो वेबसाइट के लिए करते हैं वो लोग? वेबसाइट तो आर्टिकल्स डायरेक्ट कर दो और नहीं, वेबसाइट लग्जरी कार ब्रांड बहुत रेयर वो करते नहीं है ज़्यादा। उनका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है मार्केटिंग का शोशाबाजी में। ठीक है, फैशन शो हो रहे हैं या प्रिंट में जा रहे हैं या न्यूज़पेपर में ऐड आ रही है, तो उनका वहाँ खर्चा हो जाता है, और उनको लगता नहीं कि यार, मतलब फैक्ट में बताऊँ ना, लग्जरी कार का कोई रिव्यू देखकर मुझे नहीं लगता कि वो अपना डिसीजन लेता है। लग्जरी कार वाला कस्टमर है, उसको ई क्लास लेनी है, ई क्लास ही लेगा, वो बुक करवा देगा। हो सकता है वैसे कभी वीडियो देख ली या वो वाली देख ली, यार पैसा नहीं अपने पास पर गाड़ी तो देख ले कैसी है। आज अगर हम कोई रोल्स रॉयस का अगर हम देख रहे हैं वीडियो और उसमें 1 मिलियन व्यू आ रखे हैं, तो आपको लगता है उसमें 1 मिलियन गाड़ियाँ बिकेंगी या 1000 भी बिकेंगी? हो सकता है एक ही गाड़ी बिके, बाकी 9,99,000 हमारे जैसे ही हैं कि यार देख तो ले गाड़ी के अंदर है क्या। हम हो सकता है कल जाके अपने को चैनल बनाना पड़े। ऐसा जैगवार ने किया था अभी, जो उन्होंने नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, गालियाँ खाई मॉडलिंग शो टाइप। भाई बहुत गालियाँ खाई हैं उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने वो लोगो चेंज कर दिया, जो ब्रांड लोगो था, इतना था वो। ठीक है, उससे बढ़िया हमारे उनका है जैकोर वालों का, जो बाथरूम की फिटिंग अच्छा लग रहा था उनका, ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। दूसरा वो कॉन्सेप्ट्स दिखाएं कि हम ऐसा लाएंगे वैसे लाएंगे, समझ ही नहीं आया करना क्या चाह रहे हैं वो लोग, तो वो इसलिए गालियाँ भी। तो वैसे अभी कुछ न्यूज़ है उसकी रिलीज को लेके गाड़ियों की इंडिया में? नई डिजाइनिंग लैंग्वेज है, आने वाली गाड़ियों में वो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट के अंदर दिखाई हैं चीज़ें, उनको वो फॉलो करेंगे। तो अभी रिलीज अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएंगे चीज़ों को आने में। और ईवी के ऊपर भी वो फोकस कर रहे हैं कि हम ईवी के अंदर भी अब आएंगे। भाई फ्यूचर आपको इंडिया का क्या लग रहा है? क्योंकि अभी डीजल को लेके, पेट्रोल को लेके बहुत पॉलिसीज़ बन रही हैं, और जैसा हम देख रहे थे कि आजकल जैसे हमारे यहाँ ट्रैवलर्स बहुत आते हैं, तो वो बता रहे थे चाइना में जैसे उनका जो मेन पॉल्यूटेड शहर था बीजिंग, वहाँ पर अब सिर्फ ईवी दिखती है और AQI बहुत कंट्रोल हो गया। तो इंडिया में भी ऐसी पॉलिसीज़ कह रहे हैं कि डीजल बिल्कुल बंद ही कर देंगे, तो आपको लग रहा है? डीजल तो बंद करेंगे, बट सॉल्यूशन नहीं है ईवी। प्लग इन हाइब्रिड जो है ना, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड, वो एक अच्छा सॉल्यूशन है। जहाँ पर आपको मानो 100 किलोमीटर जाना है, आप पहले जहाँ पे 10 लीटर तेल फूक रहे थे,
अगर वहाँ सिर्फ 2 ही फूके तो 8 लीटर तो बचाना, पोल्यूशन उससे कम होगा ना। और प्लग इन हाइब्रिड में क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हैं तभी आप पेट्रोल पर जाएंगे। आपको डेली 70-80 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो आपको पेट्रोल इंजन चालू ही नहीं करना, आप ईवी में गए, ईवी में आ गए, तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन है। चाइना में क्या है, चाइना में ईवी बहुत ज़्यादा बिक रही है। BYD नंबर 1 कार ब्रांड है। हफ्ते की यूनिट है उनकी 65,000 यूनिट, एक हफ्ते में बेचते हैं वो। सिर्फ BYD की बात कर रहा हूँ मैं। टेस्ला वैसला और जो नीचे के जो 200, 150, 200 ब्रांड है ना, उनका अलग नंबर है। BYD नंबर 1 है। सेकंड हाईएस्ट पे 8,000 यूनिट के साथ में टेस्ला ही है वहाँ पे। हफ्ते की 65,000 यूनिट का मतलब हो गया लगभग 2.5 लाख गाड़ियाँ EV सिर्फ BYD बेच रहा है एक महीने में। हमारे यहाँ बिक रही है 10,000 पूरी मिलाकर। भाई उन्होंने एक डिफेंडर जैसी गाड़ी भी है जो तैर रही है बेसिकली, मैं एक रील देख रहा था। अभी आया था ऑटो एक्सपो में। हाँ। अपने जो ऑटो एक्सपो हुआ था दिल्ली वाला, उसमें शोकेस किया था, U8 करके शायद उसका कुछ नाम था, डिफेंडर जैसी दिख रही थी वो। तो आ सकती है इंडिया में, ऐसा कुछ है? मुझे नहीं लगता लाएंगे, मतलब वो बिल्कुल कॉपी है। इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं करेगी यार इतना, मतलब कि आप बिल्कुल कॉपी उठा के ले आओ। Correct. चाइना में तो आपको हर ब्रांड की कॉपी मिलेगी। लाइट BMW की, बम्पर आपको मर्सिडीज का, इंटीरियर पोर्सा का, हमने खुद देखी है। SCIC ग्रुप जो MG का जो पेरेंट कंपनी, इनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, तो 15-16 ब्रांड है, बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर रखी है उन्होंने। पूरा मिक्सचर बना देते हैं हर Reverse किसी का, engineering जिसका चलती जो है। अच्छा लग रहा है उठा के बना के असेंबल कुछ भी कर देते हैं ये भाई लोग। मैं एक रील देख रहा था, वो जो स्पीड एक क्रिएटर है वो चाइना आया था, तो जब वो इंडिया आया तब यहाँ उसे बारात में ऐसे घोड़े पे बिठा के कर रहे थे। तो वो ना ग्लोबल क्रिएटर है, और जब वो चाइना गया तो उसे टेक दिखाया सारा कि उड़ने वाली गाड़ियाँ और पानी में तैरने वाली गाड़ियाँ। तो एक गाड़ी को दिखा रहा कि मोबाइल की ऐप से आप मोबाइल को राइट करोगे गाड़ी राइट झुकेगी, लेफ्ट करोगे लेफ्ट झुकेगी। तो ऐसे नचा रहा वो गाड़ी को सिर्फ मोबाइल की मूवमेंट से। तो मैं पागल हो गया भाई देख के कि ये बहुत कैसा आगे हैं यार फीचर वो। दे दिया बहुत भाई। आगे हैं चाइना वाले, बहुत आगे हैं। वहाँ जाओगे ना, अब गाड़ियों को देखो पागल हो जाओगे यार। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ बनाती, ब्रेकर को देके जंप मार देती है। देखी होगी ना आपने, बीच में एक आई थी, ब्रेकर अगर आ रहा है तो गाड़ी जंप कर रही है, खड़ी खड़ी जंप। खड़ी खड़ी जंप कर रही है, डांस कर रही है, घूम रही है। वो तो चलो G10 वगैरह तो देख ही लिया आपने, साइडवेज वाली हर चीज़ वो कर रहे हैं, और वो भाई अलग लेवल पे करते हैं जो वो करते हैं। बट काम की कितनी है टेक्नोलॉजी, वो अपने को देखना है। इंडिया में आपको काम वाले ही मिलेंगी, जो सबसे बिना काम की चीज़ है वो सनरूफ है। ठीक है, कहीं काम नहीं आती अपने को यार। इंडिया में बेसिकली लोगों को नीड के लिए लेनी है, शौक के लिए नहीं लेनी चीज़। इंडिया में ये है कि भाई अपना खर्चा मिनिमम से मिनिमम खर्चा हो और अपना काम चलता रहे। वहाँ पे लोग इससे थोड़ा आगे हो गए कि काम तो चला ही लो और टेक भी ले लो, ये भी ले लो। इंडिया में ना लोग वैल्यू ढूंढते हैं कि यार मैं जो पैसा दे रहा हूँ उस पैसे मुझे क्या वैल्यू मिल रही है। और काफ़ी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स ऐसे भी रहे हैं जो समझने में फेल हो गए कि इंडियंस को क्या चाहिए। उनको लगा इंडियंस को सस्ती गाड़ियाँ चाहिए, रेनो लाया क्विड, बोले सस्ती गाड़ी चाहिए, दिखने में अच्छी थी, क्वालिटी के नाम पे कुछ नहीं था गाड़ी के अंदर, इंजन के नाम पे कोई क्वालिटी नहीं थी। उनको लगा यार इनको एक ऑल्टो के राइवल में हम अच्छी दिखने वाली गाड़ी दे दें। शुरू शुरू में लोगों ने खरीद भी ली। जब गाड़ी पुरानी हुई, जब माउथ टू माउथ बिकती है ना यार, आपने बताया गाड़ी कैसी है, बहुत अच्छी गाड़ी है मैं ले लूँगा। आपसे मैं पूछूंगा 2 साल बाद गाड़ी कैसी, बोला यार कबाड़ है मत लियो। इसकी वजह से कुछ सारे ब्रांड ऐसे हैं जो फेल हुए हैं मार्केट को रीड करने में। अब निशान है, काफ़ी बड़ा नाम है यार, मतलब UAE वगैरह जाओगे, दुबई वगैरह जाओगे, भाई सब वो गाड़ियाँ चल रही हैं। इंडिया में क्या चल रहा है? कुछ नहीं। मैग्नाइट। कौन सी गाड़ी है भाई ये? ग्लोबल गाड़ी नहीं है। इंडिया में R&D करी है आपने, इंडिया में बनाई है, इतने 5 लाख में आपने गाड़ी बना के दे दी। अरे आपका जो DNA था उसको आपने फॉलो नहीं किया, इसलिए तो आज डेड हुए आप। भाई वॉल्वो भी काफी स्ट्रगल कर रहा है अभी फिलहाल मार्केट में। वोल्वो जब से बिका है, जब से चाइनीज़ लोगों ने ख़रीदा है, तो उससे ऊपर उन्होंने अपना ब्रांड बना दिया। जो उसका पेरेंट है अभी वोल्वो का, उन्होंने अपना खुद का भी ब्रांड लॉन्च कर दिया। उसको ज़्यादा वो कर रहे हैं कि हमें यार ये वाला ब्रांड पुश करना है। और वोल्वो की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान उनका भटका है। और इंडिया में क्या डीलरशिप्स धीरे धीरे बंद भी हो गई हैं, काफ़ी सारी डीलरशिप बंद हो गई हैं और मॉडल्स को चेंज नहीं करा। XC90 कब आई थी? 2015 में आई थी नई वाली, सेम है 2015 में जो आई थी। अभी बम्पर चेंज करके उन्होंने स्क्रीन साइज थोड़ी बढ़ा के वही वापस। अरे 10 साल 11 साल हो गए, जनरेशन चेंज हो जाना चाहिए, तब तक हुआ ही नहीं, और इसलिए लैग कर रहे हैं। ह्यूंडई क्या करता है, 4 साल में गाड़ियों को बदल देता है भाई, 5 साल में बदल देता है। वरना बिक रही है, अच्छी बिक रही है, भले ही बदलो। वरना भाई बढ़िया ब्लेड बना दी, बिल्कुल जैसे मस्टैंग आती थी पुरानी पूरी वैसा कर दिया। भले ही कम बिक रही है, बट उनको जनरेशन चेंज करना है तो करना है। क्रेटा के कितने चेंज हो चुके? पहली क्रेटा आई 2015 में, फिर दूसरी आई, अब तीसरी आई है। कितने चेंज हुए हैं? तो वो चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम।
सही है भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके, खूब सारी गाड़ियों की बात हो गई एंड आई एम श्योर जो भी व्यूअर्स आप लोग देख रहे हो आपको पता चल गया होगा कि भाई को कितनी नॉलेज है। ऐसी डिटेल्ड रिव्यूज़ भाई अपने चैनल पे भी करते रहते हैं, जिसका गोल बटन यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आप हमारे भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा ही कुछ हेल्प चाहिए तो डीएम भी कर सकते हैं। बिज़ी रहने के वजह से लेट रिप्लाई आ सकता है और अगर फालतू का मैसेज होगा तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं आएगा, हाँ। फिर वो टीम कर देगी कुछ ना कुछ रिप्लाई उसके ऊपर, हाँ। बट थैंक यू सो मच भाई, आप टाइम you भाई, निकाल thank के you। हमारे लिए आए एंड दोस्तों उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। इस पॉडकास्ट को शेयर कर दो जो भी लोग दोस्त आपके गाड़ी प्लान कर रहे हैं। और बस यार हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, चलो जी। ध्यान रखो अपना। बाय बाय।